सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्वेश्चन है मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता है। मध्यकाल में विदेशी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उनके द्वारा। एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए ये शब्द प्रयुक्त करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं। दूसरा गलत है, पहला सही है। गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो कि अनजान हो। मध्यकाल में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या फिर संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जाता है। लेकिन एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत का। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह यानी कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल होते हैं? बताइए। सामंत शामिल होते हैं, सेनापति शामिल होते हैं, या फिर सैनिक शामिल होते हैं, या ये तीनों ही शामिल होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये तीनों ही शामिल होते हैं, सामंत, सेनापति और सैनिक। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे। कौन राजपूत प्रमुख थे? जो कि राजपूत से निकला हुआ है, यानी राजा का पुत्र से। राजपूत यानी राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज किया जाता था, प्रयुक्त होता था, जो कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो कि उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं में सेवारत थे। ठीक है, नेक्स्ट। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? बताइए। रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था रहट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? पहला है, मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब था अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्र। दूसरा कथन है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो आप बताइए कि क्या दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ठीक है, ना कि आपके हिंदू इसका मतलब अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन पहला? नस्तलिक नस्तलिक लिपि दाएं से यानी इधर से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि शिक्त लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। क्या ये सही है? तो आपका जवाब होगा हाँ, सही है। दूसरा है, फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। नस्तलिक सबके लिए आसान था, तो ये गलत है। आपका सही जवाब होना चाहिए कि पहला वाला सही है। नस्तलिक लिपि यानी जो बाईं ओर से लिखा जाता था, बाईं से दाईं, उसमें वर्ण जोड़ करके धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिक्त लिपि जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये अधिक संक्षिप्त और सघन और कठिन थी। ठीक है, कठिन है मीन्स। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? बताइए। दक्कन की राष्ट्रकूट सामंत थे कर्नाटक के चालुक्यों के। किसके? दक्कन के राजकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के बीच में मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? बताइए। वेट्टी शब्द चोल काल में किस लिए यूज किया जाता था? कर कर के लिए, जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जो कर उसको वेट्टी कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जबरन श्रम के लिए। ये सर्वाधिक उल्लिखित कर है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा 15 से भित्ति चित्र जिसमें कि 15 के एलोरा गुफा 15 की
भित्ति चित्र जिसमें कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, ये किस काल की कृति है बताइए? राष्ट्रकूट काल की, पल्लव काल की, चोल काल की या फिर बौद्ध काल की? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रकूट काल का। एलोरा की गुफाओं अथवा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपनी निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? कल्हड़ की रचनाओं में कश्मीर के राजाओं का, कल्हड़ की रचना जो थी उसमें कश्मीर का उल्लेख किया गया, उनके वहां के राजाओं की। ठीक है, ये एक वृहत संस्कृत महाकाव्य है राजतरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी एक वृहत संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ ने अपनी वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्ण और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का ये एक अच्छा स्रोत है राजतरंगिणी। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। तो बताइए कि सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? इस लड़ाई का कारण था कलिंग पर नियंत्रण के लिए ये लड़ाई गई थी। तीनों राजवंशों के द्वारा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए ये सदियों तक संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कन्नौज जो था वो गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था और कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। तो बताइए कि इस काम के लिए वो किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इसका जवाब सब कोई बहुत जल्दी दे सकता है। किसके लिए? अल-बरूनी के लिए। अल-बरूनी। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों व प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, चोल किसके सामंत थे? तो चोल थे पल्लवों के सामंत। ठीक है, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम था। इसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था और बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी ने आंसर किया होगा। राजराज। कौन? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना इनमें से किस चोल शासक के द्वारा की गई? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया। चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्र को विभाजित किया था, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा विजय चोल का नगर नाम से इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो क्या ये सही है? तो आपका जवाब होगा हाँ। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। समझते हैं इसको हम। चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो आपका जवाब होगा हाँ। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ये भी सही है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है, ये भी सही है। तीनों ही सही है। शिव के
तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध थी। हाँ, बिल्कुल सही है। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य थे। ये दोनों ही सही है। समझते हैं इसको हम डिटेल में। चोल काल के संबंध में दोनों ही सही है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेतों के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। और इस काल में गांवों के समूहों को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहां चीजें नहीं है पूछ ली जाती है, चीजें वहीं से डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। भूमि के प्रकार है ये और उनके बारे में विशेषताएं हैं। विल्लन वगाई, विल्लन वगाई क्या होता था? ये गैर ब्राह्मण किसानी स्वामी की भूमि होती थी, इसको क्या बोलते थे? विल्लन वगाई। सही है ये। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे। ठीक है, हाँ सही है। शाला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होती थी, उसको बोलते थे शाला भोग। पल्लीचंदम, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को पल्लीचंदम बोलते थे। ये गलत है आपका। तिरुनमटोकनी, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, बाकी सारे ही सही है। गलत क्यों है उसको आप समझिए। गलत इसलिए है क्योंकि पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे, पल्लीचलम, ना कि ये जो है मंदिर में उपहार दी गई भूमि को कहते थे। ये स्पेशली जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी, उसको बोलते थे। और देवदान, तिरुनमटोकनी, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मूवेंद वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी? किसको? चोल को। धनी भूस्वामियों को किस राजवंश के? चोल राजवंश के। मूवेंद वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की। विल्लाल जाति के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन और अरैयार यानी मतलब कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उसे केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। थर्ड चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। अब दिल्ली के सुल्तान से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली के शासक शुरू से अंत तक के, यानी कि आपके शुरू से यानी 1206 से। ठीक है, तुर्की शासक सबसे पहले था कब? 1206 में, 1206 से 1290 तक। ठीक है, तुर्की शासक। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से था, उसके बाद तुगलक वंश होगा, फिर सैयद वंश होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तुर्की शासक थे 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया, 1290 से 320 तक चला और ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला था खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश 320 से 1414 तक, फिर सैयद वंश था 1414 से 1451 तक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए। ठीक है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर गैरिसन शहर था। गैरिसन शहर किले बंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां पे सैनिक रहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने कि अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर के देवगिरी, द्वार समुद्र और मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजिट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजिट किया था। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई थी। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे क्या किया? वार्षिक कर ही वसूला था, अपने राज्य में नहीं मिलाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो बताइए कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। क्या कहते हैं? किबला कहते हैं।
मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिवान कहते हैं। सारी चीजें आप समझ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। खंभों वाली कक्षा को लिवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं, ठीक है, जो आखिरी सिरा होता है। और मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये बताइए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बंदगा शब्द गुलाम के लिए प्रयोग किया गया था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर के होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। नहीं, पहला सही है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। दूसरा गलत है। क्यों गलत है उसे समझिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके जो थे वो इक्ता कहलाते थे और इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार या अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे, ना कि अमीर कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाकों में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करिए। कथन है मुफ्ती लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था और इसका कारण दे रहा है थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। पद जो था वो वंश और परंपरा से ना चले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर जो कर लगता था उसको बोलते थे खराज। क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। खराज जो होता था ये कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। उत्पादन का 50% दिया जाता था। खुम्स क्या होता है? ये लूट का धन होता था जो कि सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था, खुम्स। और जकात होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ये केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था, जकात। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, एक टोकन चलाया था। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते, जो टोकन होता था वो धातु के बने होते थे लेकिन सोने या चांदी के ना होकर के सस्ते धातु के थे। ये भी सही है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे जिस कारण मजबूर होकर के तुगलक को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी थी। इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई जो कि कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। सीरी नाम का, वो किस जगह पर था ये बताइए आप। ये तुगलकाबाद में था, आगरा में था, दिल्ली में था या फिर अजमेर में था? तो आपका जवाब होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है तो ये क्या होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान के द्वारा लगाई गई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसका बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में किया है। पुस्तक पूछा जाता है किसमें? तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? ये बर्नी की है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन है अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह पे नगद वेतन देना तय किया था। दोनों सही है। तो जानते हैं कुछ इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से
परिचालित थी। तो आपका जवाब होना चाहिए सही है। कारण क्या दे रहा है, किस लिए? सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका था कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे, इसीलिए क्या करते थे, ये उससे नीति से, सैन्य की नीति से परिचालित थी। हाँ, दोनों सही और कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, आप सभी जानते हैं। इससे मजबूर होकर के अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की थी। बड़ी सेना को संभालने और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक चुनौती से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए थे, जिसमें कि सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी, क्या नाम है, रुद्रमा देवी, ये किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। किस वंश की? काकतीय देवी वंश, सॉरी, काकतीय वंश की। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यकाल में रानी दिद्या किस क्षेत्र की शासिका थी? रानी दिद्या कश्मीर क्षेत्र की शासिका थी। कश्मीर क्षेत्र की महिला शासिका थी, उनका नाम दीदी से निकला, बड़ी बहन। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं या उससे रिलेटेड कितने बन सकते हैं, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। हाँ थे। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। दोनों ही सही। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो असत्य की बात करें तो ना पहला असत्य है ना दूसरा असत्य है, दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए। असत्य कथन इनमें से पहला है कि मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा करके किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ में अपना चित्र बनवाया था। तो इसमें से असत्य पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि केवल पहला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट, कुछ विशेष जानकारी इस प्रश्न के बारे में कि मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। क्वेश्चन है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था, ये बताइए। दिल्ली और पंजाब पे, दिल्ली और आगरा पे, केवल दिल्ली पे, या फिर काबुल एवं पंजाब पे? तो आपका जवाब होगा दिल्ली एवं आगरा पे। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है, ये बताइए। पहला है कि खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि ये सही नहीं है। पानीपत का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये भी क्या है, गलत है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच में। तो तीसरा और चौथा सही है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1526 में हुआ था जो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और ना कि खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ना कि 1526 में, जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा, राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया था। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार करिए। सैन्य अभियान के बारे में, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हरा करके कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। तो सत्य पूछा जा रहा है, तीनों ही सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजकुमार सलीम की मां जोधाबाई थी। राजकुमार सलीम कौन थे? जहांगीर थे। इनकी मां जोधाबाई थी, बिल्कुल सही।
अकबर के शासक के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी, ये भी सही है। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं चलाया था, दक्कन का अभियान चलाया था, तो ये गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अकबर ने सर्वप्रथम कक्षवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल की ज्येष्ठ पुत्री हल्खाबाई यानी जोधाबाई से विवाह किया था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। शहजादे सलीम के विद्रोहों के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई थी और उसने बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? दक्षिण के बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्य को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? मराठा शासक शिवाजी ने शुरू किया था। इस पद्धति के बारे में कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है। मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की थी। ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। नहीं, गलत है ये। उत्तराधिकार में सदा याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ये सही है। दूसरा वाला सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत ये सहदायत की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। हाँ, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, ये गलत है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाए जाते थे। हाँ, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। मुगल सेवा में आने वाले बादशाह नौकरशाह जो थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें की कोई सरकारी पद या फिर हैसियत नहीं थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वो किसी को भी मनसब दे सकता था। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये आपका किया जाता था। हाँ, किया तो जाता था, सही है पहला। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक दिया जाता था, ये गलत है। जाट पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, ये भी गलत है। केवल पहला सही है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। ठीक है, जात की संख्या पर निर्भर होता था। ये आपकी प्रतिष्ठा या वेतन उतनी अधिक नहीं होती थी, और ये जो था ये आपकी जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें की जागीर कहते थे। तो आपका जवाब होगा हाँ। मनसबदार इकदारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे? नहीं, केवल पहला सही है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें की जागीर कहते थे। दूसरा कथन गलत है कि मनसबदार इकदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं होते थे, ना ही वो उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था। बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि किस लिए किया था आकलन, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। हाँ, दोनों सही है, कथन और कारण, और आर एक ही सही व्याख्या है। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज्यादा ना हो और तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। अगला कथन कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। हाँ, सही है।
औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में गिरावट हुई। तो ये दोनों सही नहीं है, केवल पहला वाला सही है। केवल ए सत्य है, आर असत्य है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था और जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जमींदार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए किया जाता था, जो कि राजस्व एकत्रित करता था, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए किया जाता था, जो कि राजस्व संग्रह करता था। इन दोनों के लिए ही किया जाता था, मुखिया के लिए और स्थानीय सरदारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्त जो शब्द था वो किस ओर इंगित करता है? जब्त शब्द राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करता है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण इनमें से किस पुस्तक में मिलता है? अकबर के शासनकाल के बारे में अकबरनामा में मिलता जुलता है बिल्कुल। इसकी पुस्तक अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास जिन जिल्दों में लिखा था, जिसका शीर्षक था, और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा था। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बयान है। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, जिसमें कि अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। मैजदी कॉलम है, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में। विभिन्न विभाग है और पदाधिकार है, ठीक है, विभाग है और पदाधिकार है। प्रांतों के प्रशासक क्या होते थे? किस विभाग, प्रांतों जो प्रशासक होता था वो आपके कौन से पदाधिकारी कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा सूबेदार होता था, ठीक है। क्या होता था? प्रांतों के प्रशासक सूबेदार होते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या होते थे? उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दीवान, ठीक है। वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था वो क्या थे? वो होते थे सदर में। और सेना नायक फौजदार होता था, ठीक है। ये विभाग है उनके पदाधिकारी। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किया था और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें की सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहते थे, जो कि राजनीतिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो कि दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त होता था। और सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था वो, वो कौन होते थे? आपके सदर होते थे। फौजदार सेना नायक होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी और बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी। एक्स्ट्रा जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ में धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की थी। क्या ये सही है? हाँ सही है। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। सत्य पूछ रहा है तो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष जानकारी इसके बारे में वो भी ले लेते हैं कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ में धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की थी। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? अकबर की मदद किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था।
अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी और शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेरशाह ने इनमें से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में या फिर देहरिया के युद्ध में? तो आपका जवाब होना चाहिए चौसा के युद्ध में और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। शेर खान ने शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया था। शेर खान ने इस युद्ध के बाद में अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ था। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ और द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। शेरशाह सूरी के प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपना करके अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया था। सही है। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। तो सत्य पूछा है तो दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा दोनों। कुछ विशेष जानकारी। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हित की रक्षा की और प्रजा के उद्धार एवं उपायों दोनों को समान महत्व दिया। इसी के तहत उसने सैन्य एवं आर्थिक सुधार किए। वहीं शेरशाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत जिसने कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग किया। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह प्रशासन की ये विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई। टोटल क्लास 7 की भारतीय इतिहास एनसीईआरटी में 10 चैप्टर है, जिसमें कि अब हम लोग 5वें चैप्टर को कवर करने वाले हैं और हो सकता है कि हम लोग 10 चैप्टर्स में कवर कर डालें, प्रैक्टिस कर डालें। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। उसने नींव रखी और उसने कंप्लीट करा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा था अरबी। ठीक है। कौन सी भाषा? अरबी भाषा। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? टोडा निर्माण शैली का प्रयोग मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और मकबरों तीनों के लिए किया जाता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है। कुछ विशेष जानकारी। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रख करके बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। कथन है 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद और भवन के विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था 12वीं सदी के आसपास। कारण दे रहा है कि 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें कि पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है किस शासक ने दहलीए कोहना यानी जो कि वर्तमान में दिल्ली है, ये दहलीए कुहान था पहले, तो किस शासक ने दहलीए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इल्तुतमिश ने। किस शासक ने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली को दिल्ली कोना कहते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली कोना के एकदम निकट में एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? किस मुगल शासक ने? शाहजहां ने। नाम से ही आप समझ सकते हैं शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करके यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था और यहाँ पे लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो कि लाल किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण बताइए किसने करवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में जो कथन है उस पर विचार करिए। किसके बारे में? चार बाग शैली के बारे में।
पहला है, चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी, तो आपका जवाब होगा हाँ। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता था, नहीं। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है। केवल पहला सही है चारबाग शैली के बारे में, ठीक है। चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता था, ये सही है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है, ये दोनों ही सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है, तो पहला असत्य है, क्योंकि चारबाग जो है वो अकबर के समय से शुरू हुआ था। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी मकबरे में चारबाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था, और बाग चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसका नाम चारबाग है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता है? 40 खंभों का दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता है, ठीक है। दीवाने आम और दीवाने खास यानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा के लिए समारोह कक्षों के निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नई तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, तो बताइए कि क्या दोनों सही है, तो आपका जवाब होगा हाँ, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बंगला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया, तो ये किस क्षेत्र में स्थानीय शैली थी? ये थी आपके बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ पे? बंगाल में। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक को कहते हैं पित्रादुरा। उत्कीर्णित यानी उभरे हुए संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूनों को ही पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि शाहजहां ने सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनवाए थे, और दूसरा है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, और पूछ रहा है कि दोनों में से सत्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि ये दोनों ही सही है, ठीक है। कुछ विशेष जानकारी लेते हैं कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंततः संबंध पर बहुत बल दिया, और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें कि पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। वीणा बजाते हुए उस चित्र को बनाया गया है, यानी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है? मंदिर नगर इनमें से कौन सा नहीं है? तंजावुर नहीं है, कांचीपुरम नहीं है, मसूलीपट्टनम नहीं है, या फिर तिरुपति नहीं है? मसूलीपट्टनम नहीं है, तंजावुर, कांचीपुरम और तिरुपति ये सभी मंदिर नगर हैं, जबकि मसूलीपट्टनम व्यापारिक और बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? चोल काल में किसके निर्माण के लिए किया जाता था? कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता था। कुछ इसके बारे में विशेष जानकारी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरीके से लिप करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब पूरी तरीके से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना करके उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता था। फिर क्या किया जाता था? फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। उसे जो छेद बनाई जाती थी होल, उसी रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी उसी रास्ते में। जब वो धातु ठंडी होकर के ठोस हो जाती थी तो फिर चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था, और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता। तो ये था आपका लुप्त मोम तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अजमेर के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कौन सा है? अजमेर के कथन में पहला है कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय था, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं पे आकर के बस गए थे। तो ये तीनों ही अजमेर के बारे में बिल्कुल सही है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तीनों ही सही है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ पे प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। नेक्स्ट, मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किसे सूचित करते हैं? मणिग्रामम और नानादेशी शब्द दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता था, इसीलिए वो आमतौर पर काफिले बना करके एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जिसे कि गिल्ड कहते थे, गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिनमें कि सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से है? व्यापारी से है, योद्धा वर्ग से है, शिल्पकार थे या फिर किसान थे? तो मुस्लिम बोहरा समुदाय जो थे ये व्यापारी थे। किस वर्ग में थे? व्यापारी। गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। किसके संदर्भ में? बीदरी शिल्प के संदर्भ में। बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। बीदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। तो सही अगर पूछा गया है इसमें सत्य कौन सा है? बीदरी शिल्प के संदर्भ में बीदरी शिल्प में चांदी और तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला गलत है। क्यों गलत है पहला वाला? बीदरी शिल्प बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम में इतने ज्यादा अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। तो बीदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, बीदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ा हुआ है, ना कि बीदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पहला तो ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन 7 है, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? विश्वकर्मा यानी पांचाल के समुदाय में बढ़ई, बुनकर, सुनार या लोहार, इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो आंसर होगा बुनकर शामिल नहीं थे। बढ़ई थे, लोहार थे, सुनार थे, लेकिन बुनकर नहीं थे। पांचाल यानी विश्वकर्मा समुदाय जिसमें कि सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। दूसरा है, काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? पहला वाला सही है। 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, जबकि दूसरा गलत है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। काबुल जो है वो अपने पहाड़ी और विषम भू दृश्यों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं सदी में हीरो का एक सौदागर बैप्टिस्ट ट्रेविनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो कि उन दिनों में एक बड़ी रकम समझी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा नगर है जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बताइए विजयनगर का वो कौन सा नगर है? हम्पी है, बीजापुर है, अहमदनगर है या फिर गोलकुंडा है? तो जवाब होगा हम्पी है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस नगर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चुने जैसे किसी भी जोड़ने या फिर मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता था और शिलाखंडों को आपस में फंसा करके गूंथा गया था। हम्पी जो कि वर्तमान में कर्नाटक है, हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है,
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था? मूरो शब्द प्रयुक्त होता था आपके मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयुक्त होता था। मूरो शब्द किन के लिए? मुस्लिम सौदागरों के लिए। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरो यानी कि मुस्लिम सौदागरों के लिए एक सामूहिक रूप से प्रयुक्त ये नाम था मूरो चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? विट्ठल मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? ये शिव जी का मंदिर है विरूपाक्ष। तो ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर है हम्पी में। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। अगला है क्वेश्चन, 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? मुर्शिदाबाद 14वीं 15वीं शताब्दी में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। किसके लिए? रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वो 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। नेक्स्ट है, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था सूरत को। सूरत को मक्का का प्रस्थान कहा जाता था, प्रस्थान द्वार, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यही रवाना होते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे, जरी के कामों के लिए। सूरत से जरी की गई हुड्डियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। इसमें से सत्य कौन सा है? सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत की जरी की गई हुई जो हुंडियां थी वो उसकी मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो आपका जवाब होगा कि केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। सूरत के वस्त्र अपने जरी के कामों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। दूसरा वाला गलत है। सूरत से जरी की हुई हुड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में एंटरवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। अब एक यहाँ पे नोट है, हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गूढ़ था? दक्कन के किस किस सुल्तानों का? गोलकुंडा से, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर से। दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ में एक संघ बनाकर के 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक, तालीकोटा के युद्ध, इसे राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। इसमें विजयनगर के शासक राम राय को पकड़ करके उसकी हत्या कर दी और विजयनगर को लूट करके ध्वस्त कर दिया। इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के शासक थे। अब एक नोट है कि एनसीईआरटी में इस संघ बरार का नाम भी उल्लिखित है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी का वो कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर कि नियंत्रण के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किया? बताइए कौन सा वो महत्वपूर्ण पत्तन था 17वीं सदी का? कलकत्ता, बंबई, मसूलीपट्टनम या फिर सूरत? मसूलीपट्टनम था। ठीक है, मसूलीपट्टनम या फिर इसको मछलीपट्टनम भी कहते थे। मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं सदी में यह फिर भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक ये आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। नेक्स्ट है कथन, 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। ये तो कथन है, इसका कारण क्या दे रहा है? 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपके पहला वाला तो सही था, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ये सही है, आर गलत है।
जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण कंपनियां अन्य विकल्प तलाशने लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों खो बैठा। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? ब्लैक टाउन में भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों ही रहते थे। भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों रहते थे। बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय 18वीं सदी में हुआ। साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देशी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित थे। दूसरा कथन है, ये अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो इन दोनों में से सत्य कौन है? तो दूसरा ये सत्य है। ये वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित है, ये गलत है। ये अटलांटिक महासागर के साथ वास्को डी गामा यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। वो 1498 में केरल स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। क्लास 7 की नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 को हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। किसके संदर्भ में? जनजातीय समाज के संदर्भ में। पहला है कि उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। और तीसरा कथन है कि जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। तो बताइए, इन तीनों में से जनजाति के मामले में कौन सा सही है? केवल पहला। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो कुछ क्यों गलत है उसे भी हम लोग जान लेते हैं कि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में इनका बंटवारा करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ में इनका टकराव होता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और अलहदा संस्कृति से बचाए रखा, अलहदा संस्कृति को बचाए रखा, अपनी आज़ादी और अलहदा संस्कृति को। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया था। ठीक है, सिर्फ पहला सही था। नेक्स्ट है, खोखर किससे संबंधित है? खोखर पंजाब में। बलोच कहाँ के होते थे? ये जाति बलोच, ये आपके उत्तर पश्चिम में है। अहोम जाति, अहोम जनजाति आपके उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। और चेर जनजाति कहाँ पे रहते हैं? ये बिहार के झारखंड इलाके में ये जनजाति पाया जाता है। ठीक है, खोखर पंजाब में, बलोच उत्तर पश्चिम में, अहोम उत्तर पूर्वी भाग में और चेर बिहार झारखंड में। ठीक है, पंजाब में 13वीं-14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ पे बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। इनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति था। उत्तर पश्चिम में बलोच। ठीक है, सही है। ये लोग
अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बढ़ गए थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरीके से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था, बिहार और झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है चेर जनजातियों के संदर्भ में ये जो कथन दोनों गई है उस पर विचार करिए। पहला कथन है कि बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला करके उन्हें परास्त कर दिया। ये तो पहला कथन जो कि सही है। दूसरा दे रहा है कि इस युद्ध के बाद चेर जो है वो मुगलों पर पूरी तरीके से मुगलों के अधीन हो गए थे। तो ये तो गलत है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य बतानी है तो दूसरा वाला असत्य है। तो जानते हैं इसके बारे में कि 1591 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त कर दिया। तो बिल्कुल सही थी। उन्हें लूट करके अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरीके से अधीन नहीं बना पाए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और उस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। अगला प्रश्न है कि भील किससे संबंधित है? भील जनजाति आपके पश्चिम और मध्य भारत में पाए जाते हैं। कोली पाए जाते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पे। गोंड जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में है। और कोरागा दक्षिण भारत में। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराग और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कोरागा, वेतर, मारवाड़ जनजातियों की दक्षिण भारत में विशाल आबादी थी। नेक्स्ट है खाना बदोश के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है दोनों इनमें से कौन सा सही है? खाना बदोश घुमंतु लोग होते थे। हाँ, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो कि अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। और दूसरा है कि ये समाज के किसी अन्य जाति अथवा वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे और ये लोग अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है तो आप लोग बड़ी आसानी से कहेंगे कि सिर्फ पहला वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बंजारे कौन थे? बंजारे व्यापारी थे। बंजार लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां कहाँ पे था? उनका कारवां कहलाता था टांडा। एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी बीवी बच्चों को साथ में लेकर के चलते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। खिलजी बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में बाजारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम बताइए। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? राज्य, फिर गढ़, फिर चौरासी, फिर बरहूत। ठीक है, राज्य गढ़ों में विभाजित था। राज्य क्या होता था? गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, और घर जो है वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। और फिर ये 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें कि 84 कहा जाता था। और 84 का उपविभाजन हुआ बरहोत में। 84 का उपविभाजन बरहोत में होता था जो कि 12 गांवों को मिलकर के बनते थे। ठीक है, राज्य, फिर गढ़, फिर 84, फिर बरहोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और तथा वे स्थानांतरित और कृषि करते थे। दूसरा है कि गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राज्य या राय होता था। तो इसमें से क्या पूछा है, इनमें से सत्य कौन सा है बताइए? तो सत्य इनमें से ये दोनों ही है। नेक्स्ट है गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किया गया है अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में किया गया है। अकबर के शासनकाल का इतिहास जैसे कि अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए।
मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में पहला कथन है कि मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, और इसका कारण दे रहा है कि गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में, तो दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। बड़े बड़े गोंड राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। किसने? गोंड राजा अमन सिंह ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ था? उनका सामना हुआ था रानी दुर्गावती से। चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़कटंगा की राजा दलपत के साथ हुआ था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। पुरानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इनका जम करके सामना किया और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया? किस जानवर का निर्यात करके काफी मात्रा में धन कमाया गया? हाथी का। किसका? हाथी का। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया, तब उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी और बेशकीमती सिक्के हथिया लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन है आपके सामने कि इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है, और दूसरा है कि जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक अथवा मौखिक तरीके से करते थे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि दूसरा वाला सत्य है, पहला वाला गलत है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक अथवा मौखिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 11वीं और 12वीं सदी की जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए जो कथन है उसमें बताइए कि कौन सा सत्य है। सारे कथन पढ़िए। पहला है, कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। दूसरा है, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपनाया था। तीसरा है, इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश में निवास करते थे? अहोम जनजाति के लोग म्यांमार में निवास करते थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? पाइक किसे कहा जाता था? श्रमिक को, शिल्पकार को, सैनिक को या फिर बुनकर को? तो आपका जवाब होगा श्रमिक को। अहोम राज्य जो थे वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे, श्रमिक। कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू किया था और 1660 तक आते आते वो उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? कौन थे वो? अहोम थे। ठीक है,
अहोम समाज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? खेल कहा जाता था कुल को। कुल, अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था जिन्हें कि खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसानों को अपने समाज समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की समिति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। और दूसरा कथन है कि अहोम समाज का एक रूढ़िवादी समाज था। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कि कवियों और विद्वानों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं देता था। तो इन दोनों में से सत्य कौन है? सत्य केवल पहला है। अहोम समाज में लगभग सभी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या वे सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। और दूसरा कथन था, क्या था दूसरा कथन? कि अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था। वो गलत था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत को महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। क्लास 7th में अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्ग को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। दूसरा है कि स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और तीसरा है, भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। तो इसमें से सत्य कौन सा है भक्ति के संदर्भ में? सभी, ये सभी सत्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए थे वे प्रारंभिक शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को भी विष्णु, शिव और दुर्गा का रूप माना जाने लगा था। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था वो स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? नयनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके का? दक्षिण भारत में। किस जगह में? दक्षिण भारत में किया था। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ था। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया था। नैनारों शैव संतों को कहा जाता था और अलवार जो थे वो वैष्णव संत में थे। नैनार और अलवार संतों के संबंध में ये जो कथन दिया गया इनमें से कौन सा सत्य है? ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो आपका जवाब होगा कि नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये सही है, बाकी दोनों ही गलत है। ये संत सभी जाति के होते थे, पहला और दूसरा गलत है, जिसमें कि पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों एवं जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तीसरा सही है, ये साधु संत घुमक्कड़ प्रकृति के थे और जब जिस किसी स्थानीय गांव जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए जो कथन उनमें से बताइए कि कौन सा सत्य है। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना करके भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। और दूसरा है, ये चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए हैं जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो सत्य पूछा गया है, तो इनमें से सत्य होगा आपका दोनों, पहला और दूसरा दोनों। अब बताइए कि तेवरम और तिरुवाचकम किन के गीतों के संकलन है? ये दोनों जो हैं
यह आपके नैनार संतों के गीतों के संकलन है। नैनार संतों के गीतों के 2 संकलन हैं, तीव्रम और तिरुवाचकम। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए हैं अपार, संबंदर, सुंदरार और माडिक व सागर। नेक्स्ट, अलवार संतों के गीत किस में संकलित है? अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। ठीक है, अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, अलग अलग जगहों से। उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी और नम्मालवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य के सिद्धांत के समर्थक थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक थे। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया है। ठीक है, रामानुजा ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो कि परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट है, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है वीर शैव आंदोलन के बारे में, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो बताइए किसके संबंध में कौन सा सही है? तीनों। नेक्स्ट है, अलवार और नैनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच विशिष्ट संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई थी वो वसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? महाराष्ट्र में किया था। 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अनेकानेक संत और कवि हुए, लेकिन सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखा मेना परिवार, जो कि अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर टीका लिखा और नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। नेक्स्ट, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो कथन दिया गया है 3, इस पे आप विचार करिए। पहला है, भक्ति की ये परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप है, विठ्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। तो बताइए कि इनमें से तीनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, भक्ति की ये परंपरा, केवल पहला सही है। ठीक है, दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला गलत है। इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ में रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है केवल। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किस संत ने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा हुआ है। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना के द्वारा किया था। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की है। नेक्स्ट है कि नाथपंथी, सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विशेषताओं पर विचार करिए। नाथपंथी, सिद्धाचार और
योगी जनों के। पहला है कि इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा है मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरा है कि ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और चौथा है कि इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? चारों में से नरमपंथी, नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जनों के संदर्भ में। तो सही जवाब होगा कि केवल कौन सा सही है? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों और संतों में कोई भी समानता नहीं थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया। तो बताइए कि कौन सा सही है इनमें से? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर पहला तीसरा सही है? कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा कि केवल दूसरा सही है। कौन सा सही है? केवल दूसरा, कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपनाया। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया था। ये ईश्वर से ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रेमता के साथ में जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा थे विद्वान। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा को, विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। दूसरा है कि इस्लाम की उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर के उसे काफी सरल बना दिया। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का एक रूप देकर के उन्हें काफी सरल बना दिया। संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानी इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सही सुमेलित करिए। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये पता नहीं आपको। जिक्र नाम का जाप होता था, समा गाने से, रक्स ध्यान को कहा जाता था। सही है इसमें से आपका केवल पहला और दूसरा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया। ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर के भारत में बसने लगे थे? 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आकर के। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य किससे है? खानकाहों का तात्पर्य है सूफी संतों का निवास स्थान था। ये खानका सूफी संस्था थी। खानका जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ पे सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें कि शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। सूफी लोगों के साथ में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास में चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में, ये भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है बतानी है, तो केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। अगला है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, किस भाषा में किया था? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन सा सूरदास के द्वारा रचित रचना है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, इनमें से अगर आप बात करें कि सूरदास की कौन सी रचना है तो ये तीनों ही रचनाएं उनके द्वारा रचित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामघर, ये कविता पाठ और प्रार्थना गृह था। नामघर ये स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू किया था? नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू किया था? शंकरदेव ने। किसने? शंकरदेव ने।
असम के शंकर देव जो कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो कि आज तक चली आ रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया लेकिन उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं भी लिखी है नामदेव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी थी। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये तीनों ही सही है। तो आइए विशेष जानकारी ले लेते हैं कि मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ था। मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीति और नियमों को खुली चुनौती दी और इनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। इनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्राह्मण आडंबर पूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है। दूसरा है कि कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तीसरा है कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि इनमें से कौन सा सत्य है। केवल पहला और तीसरा। ठीक है, केवल पहला और तीसरा है सत्य, बाकी दूसरा वाला कि इनकी भाषा संस्कृत भाषा में थी, ये गलत है। ये आम बोलचाल की भाषा में, कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो कि आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है जिसे कि समझना कठिन होता है। कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था। गुरु नानक का जन्म स्थान है इसमें से तलवंडी। 1469 में उनका जन्म हुआ था, 1539 में इनकी। अगला है कि गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था। धर्मशाल था उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। धर्मशाला, गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त किया था, उसे धर्मशाल कहा गया है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। चलिए अगली बताइए कि गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथन है कि गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। और दूसरा है कि गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे और इसे ही लंगर कहा जाता था। तो इनमें दोनों में से कौन सा सही है। ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। कौन थे। गुरु अंगद थे। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई। गुरु ग्रंथ की रचना की गई है गुरुमुखी लिपि में। नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। कथन है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी है। तो बताइए कि इनमें से असत्य कौन सा है। असत्य पूछ रहा है तो केवल दूसरा असत्य है, पहला सत्य है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम में लिखी, ये सही है, नाम से लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। बताइए। शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सभी की वाणी को जोड़ा गया है। ठीक है, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी है। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है। बताइए। गुरु गोविंद सिंह ने किया है खालसा पंथ की स्थापना। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ था जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। नेक्स्ट है अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया है। उसका निर्माण किया है गुरु रामदास ने। ठीक है, पूरा अमृतसर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा हुआ है और हरमंदिर साहब भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है जिसको कि स्वर्ण मंदिर कहते हैं उसमें। अगला है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने। अकबर ने।
मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था, तो उसी ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए कथन में से बताइए कि कौन सा सत्य है। पहला है कि उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। दूसरा है, गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई भी मानी नहीं रखता। और तीसरा है कि इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। तीसरा सत्य है, इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। ठीक है। अगला है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। तो वो 3 शब्द बताइए कौन थे। वो 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। अगला है कि 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था। चैतन्य देव का संबंध था बंगाल से। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में इसका ट्रांसलेट। ये 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। अगला है कि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। और दूसरा है कि इन संतों के गीतों के प्रसारण के सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। तो बताइए कि इनमें से सही कौन है। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। ठीक है। ये जो था, ये 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के संतों की कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इस कारण ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। ठीक है। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित थे। अजमेर से। कुतुबुद्दीन बख्तियार कहाँ संबंधित थे। दिल्ली से। बाबा फरीद पंजाब और बंदानवाद गिसुदराज अजमेर। भारत में औलियाओं की एक लंबी परंपरा रही थी, जिसने कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज आदि कुछ प्रमुख औलियाओं में से एक थे। ठीक है। अगला है, इनमें से किन पुस्तकों में कबीर के भजन अथवा उपदेश संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी, बीजक या राग गोविंद। तो आपका जवाब होगा गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। अब उसकी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया है। चेर शासकों ने मलयालम भाषा का प्रयोग किया है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो कि आज के केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था इसे। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पहला है, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। दूसरा है, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की रीढ़ी है। तो बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सत्य है। आपका जवाब होगा कि केवल पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ठीक है। अब बताइए कि मणि प्रवालम क्या है। मणि प्रवालम क्या है। ये भाषा शैली है। क्या है? भाषा शैली है। एक भाषा शैली है ये। 14वीं सदी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो कि व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैलों में लिखा गया है। ये लीला तिलकम। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब बताइए कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया है। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे कि ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया है। ठीक है, अब बताइए कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता है, जैसे कि मुगल, मराठे, अंग्रेज, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मंदिरों की धन संपदा, मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण, मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। इनमें से बताइए कौन सा इनका प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? चारण भाट हैं कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को विशेष संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन रहा है। ये शासक उन शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुर से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों से सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है? कौन सी नृत्य शैली? कथक, कथकली, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो आपका जवाब होगा कथक। कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो आपका जवाब होगा कि इसमें से सत्य है पहला और दूसरा। ठीक है, कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं यानी घरानों में मुख्य रूप से फला फूला था? कथक किस घराने में फला फूला? जयपुर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना या फिर लखनऊ घराना? तो ये जयपुर घराना और लखनऊ घराना में ये परंपरा जो है विकसित हुई। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य और उनके स्थान के संदर्भ में जो सूची है उसको मिलान करिए। शास्त्रीय नृत्य है और ये किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान पे ये नृत्य किया जाता है, ये परंपरा है, इस नृत्य का प्रचलन है। भरतनाट्यम कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। कथकली कहाँ की है? ये केरल की है। ओडिशी उड़ीसा की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। बिल्कुल सामने सामने है ये तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। पहला है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें कि आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या फिर कागज पर चित्रित किया जाता है। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो इनमें से बताइए कि कौन सा सत्य है? केवल पहला सत्य है। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए हैं, ये जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है? मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो कि प्राथमिक रूप से इतिहासकार एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित? दोनों। ठीक है, दोनों ही सही है। अगला है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजदरबारों को प्रभावित किया। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। कौन सा इसमें सत्य है? मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में केवल पहला। ठीक है, अगला है कि चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? इसका विकास हुआ था हिमाचल में। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? कांगड़ा शैली संबंधित है पहाड़ी लघु चित्रकला से। कहाँ से? पहाड़ी लघु चित्रकला से।
चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था। तो बताइए कौन सा इनमें से सही है? दोनों, पहला और दूसरा दोनों। बंगाली भाषा का उद्भव बताइए किस भाषा में हुआ? इसका पीडीएफ में दे दूंगी, आप सारे एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बंगाली भाषा का उद्भव बताइए किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है इसका उद्भव। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है? आधुनिक बंगाली भाषाओं के विकास की अगर हम बात करें तो संस्कृत, फारसी, जनजातीय भाषा और यूरोपीय भाषा, ये तीनों ही भाषाओं का योगदान है इसमें। ठीक है, बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर अपने विकास क्रम में ये अनेक अवस्थाओं से गुजरी हुई है। संस्कृत के अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो कि जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, तो आधुनिक बंगाल का ये हिस्सा बन गया है। अब बताइए कि मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित सांस्कृतिक कृति है? मंगल काव्य बंगाल से। संस्कृत महाकाव्यों की बंगाली भाषा में किए गए अनुवाद को मंगल काव्य कहा गया है। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो कि स्थानीय देवताओं से संबंधित है। अब आप बताइए कि बंगाली साहित्य के संदर्भ में ये जो कथन है इनमें दोनों में से कौन सा सही है? बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है तथा दूसरी स्वतंत्र। दूसरा है कि बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है? केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना देते थे जो कि इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो इनमें से सही कौन है ये पूछा जा रहा है। सही की बात कर रहे हैं तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर इन्हें पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी और प्रशासनिक की भाषा फारसी रखी गई थी। बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे? पीर श्रेणी में हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीवात्मा, ये तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट है कि दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? दोचाला और चौचाला बंगाल से है। अगला है कथन, बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो कि पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, झोपड़ियों में पूजे जाते थे। 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी और इसका कारण दे रहा है कि 18वीं से 19वीं सदी में बंगाल के गांवों के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली थी। तो क्या ये दोनों सही है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, केवल ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए। मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। तो बताइए कि इनमें से सही कौन है? सही की बात करें सिर्फ पहला है, मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आखिरी चैप्टर है क्लास 7 का 10वां चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने 18वीं शताब्दी में नए राजनीति का गठन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए थे उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसके जरिए 4 स्टेटमेंट है। बताइए कि इनमें से कौन सा कारण था? औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, क्या प्रमुख कारण था? बताइए। पहला था, दूसरा भी था, तीसरा नहीं था, चौथा था। ठीक है,
नेक्स्ट है कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे लूटा था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके संपूर्ण नगर लूटा था। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। पहले तो उन्होंने धमकी दी थी तो रंगीला बोले कि आइए, और जब आए युद्ध करने के लिए तो रंगीला जी चिप गए थे। ठीक है, अगला है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? किसने किया था 5 बार आक्रमण? अहमद शाह अब्दाली ने किया था। ठीक है, अब्दाली ने किया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग रहा था। उसने तो 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए। हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह सही है। बंगाल के मुर्शिद कुली खां ये भी सही है। अवध में नहीं, ये गलत है। केवल पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, और ये मुगल बादशाह फारूक के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। 1720 से 22 के बीच दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आशफ शाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन के उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा करके वो इस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया था। और मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खां नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे, और बाद में इसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। अजीजुद्दीन ने नहीं बल्कि बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने अवध राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर फैला हुआ था और उत्तर भारत और बंगाल के बीच में व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से गुजरता था, वहीं से होकर के। अगला है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल और हैदराबाद का उदय हुआ था, उन्होंने राजस्व वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? राजस्व वसूलने के लिए उन लोगों ने इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया था। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी? बंदा बहादुर ने सतलज यमुना के बीच में के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना करी थी। सिखों से संबंधित मिस्ल क्या थे? मिस्ल था योद्धाओं का समूह। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन को PDF में पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत टाइम लग जा रहा है। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? राखी व्यवस्था का संबंध है सिख से। अगला है कि सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर को। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है कि शिवाजी ने स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से किया था। दूसरा है कि मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए थे। तो कथन बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन पढ़िए। लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। अगला है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में रही थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा है? केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए कथनों में से कथन और कारक पर विचार करिए। कथन दिया है कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास करके मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई थी। और कारण दे रहा है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर के उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। तो बताइए कि केवल पहला ए सही है, आर गलत है, और कारण की तो बात ही नहीं है, आर गलत ही है इसमें से। ठीक है, ए सत्य है, आर असत्य है। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किससे था? इनका संबंध था मराठों से। ठीक है, मराठा से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या है कि 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ गई। मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक और तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया था। तो बताइए कि इनमें से सही कौन सा है? केवल पहला सही है। नेक्स्ट है,
1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। दूसरा है कि मराठों के द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। तो उसमें से केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है कि किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? भरतपुर उभरा था सूरजमल के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया था? बाग महल बनवाया था डिग में। ठीक है, कहीं आपको दिग दिखेगा, कहीं डिग दिखेगा। नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसने किन क्षेत्रीय शक्तियों को अपने सहयोग में, मतलब कि किन क्षेत्रीय शक्तियों का उनको सहयोग मिला था? बताइए। मराठा, सिख, जाट मिला था इनको, मराठा का और सिख का, जाट का नहीं मिला था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था तो उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते वो मुगलों से लड़ा था। तो यही तक था आपका क्लास 7 की एनसीईआरटी। क्लास 7 की एनसीईआरटी तक हम लोगों ने ये चीज़ें